नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उससे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज सर्वप्रथम उस एक समाचार पर विचार कर लेते हैं कि जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो ये कोरोना की एक नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन के चलते उत्पन्न हुई है और सामने चुनाव है और कुछ पार्टियां, कुछ दल जो है काफ़ी इसमें बहुत उतावले हैं कि कुछ भी हो जाए, वो कोरोना की लहर भी आ जाए, लोगों की जान भी चली जाए, तभी उनको सत्ता हथियाना है। तो इसका नज़ारा जो है, जो इसी साल के शुरुआत में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे, केरल के चुनाव हुए थे, तमिलनाडु के हुए थे, तो खास करके पश्चिम बंगाल में वो लहर जा चुकी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो है जो जोर लगाएगी तो उसको सत्ता मिल जाएगी। सिर्फ उसको सत्ता की हवस दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने चुनाव को रुकवाया नहीं और सैकड़ों लोग मारे गए उसमें, हजारों लोग मारे गए उसमें और हजारों हमारे भारतीय भाई बहनों की जानें गई। ये देश ने देखा होगा सिर्फ सत्ता की हवस के लिए। उत्तर प्रदेश में भी ये योगी आदित्यनाथ ने, जबकि सब जानते थे कोरोना की लहर आ चुकी थी, फिर भी ये समाजवादी पार्टी की रक्षा के लिए, समाजवादी पार्टी जो कि लगभग मर चुकी थी, उसको जीवन दान देने के लिए पंचायत का चुनाव करवाया, जिसमें कि उसमें भी हजारों हमारे जो है कर्मचारी भारतीय भाई बहन चुनाव की ड्यूटी करते हुए अपनी जानें गंवाई। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को एक टिप्पणी करनी पड़ी कि जितने लोग मारे गए हैं उसके लिए क्यों न चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इंडिया पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। ये सारी बातें थीं और उसके पीछे यही था कि कुछ पार्टियों और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हथियाने की बड़ी वो ललक हवस दिखाई दे रही थी
और जिसके चलते हजारों लोगों की जाने गई। तो फिर एक लहर आई है ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन, और उसके चलते जो है अब फिर ये उतावली है कि शायद ये मोदी जी काफ़ी फीता उता काटे हैं और उस फीता काटने का लाभ वो लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि काफ़ी वोट जो है उनके नाम पर बरस रहा है, और काफ़ी माने इस तरह से वोट जो है पत्तों की तरह, माने पेड़ के पत्तों की तरह बिल्कुल गिर करके उनके पक्ष में गिरा हुआ है। बस उसको बटोरना नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भाषा में बोलते हैं, वो हिलोरना चाहते हैं सारे वोट को। तो ये सत्ता की हवस है, तो उतावले हैं कि जल्दी चुनाव कराया जाए। इसमें बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी बहुत उतावली दिखती है। इसी बीच में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी कि भाई पहले लोगों की जान बचाइए, जान है तो जहान है, और जीवन रहेगा, लोगों की जान बची रहेगी, चुनाव हो जाएंगे और जो है और चुनाव आएंगे जाएंगे लोगों की, लेकिन उससे पहले लोगों की जान बचानी जरूरी है। ये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी बहुत सही है, लेकिन उन्होंने वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और चुनाव आयोग से उन्होंने अनुरोध किया है। इस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल का ये विशेष रूप से कहना है कि ये सिर्फ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुरोध से ही नहीं मानेंगे। इसीलिए भारतीय जनता दल का विनम्रता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विशेष करके हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री जी रमन्ना जी से, जो हमारे देश के भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश है, प्रधान न्यायाधीश हैं, उनसे विशेष रूप से नम्रतापूर्वक ये दरख्वास्त है कि सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान लेकर के इस गंभीर स्थिति में संबंधित पक्षों को, खास करके भारत सरकार को और मोदी जी को और चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट निर्देश दें कि ये संस्थाएं लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता दे। चुनाव और चुनाव वगैरह तो बाद में भी हो सकते हैं। जब तक ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दखल नहीं होगा, उसका स्पष्ट निर्देश नहीं होगा, तो ये मात्र हाईकोर्ट के आदेश से, अनुरोध से ये सत्ता की हवस को पूरी करने वाले ये मानेंगे नहीं। और हमेशा चुनाव आयोग जो है वो सरकार के ही दबाव में रहता है, और ये दोनों मिलकर के यदि इनको रोका नहीं गया तो लोगों की जान ले लेंगे। और लोगों की लाशों पर चूंकि इतने उतावले दिख रहे हैं बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले और मोदी जी भी, लोगों की लाशों पर ये सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उसमें भी विशेषकर हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत श्री जी.वी. रमन्ना से विशेष विनम्रतापूर्वक दरख्वास्त है कि इसमें हस्तक्षेप करें। सुओ मोटो कॉग्निजेंस या स्वतः संज्ञान लेकर के जो है एक स्पष्ट आदेश भारत सरकार और श्री मोदी जी को दें। भारत निर्वाचन आयोग को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट निर्देश दें कि लोगों की जान बचाई जाए। चुनाव की प्राथमिकता बाद में है। लोगों की जान किसी भी
गतिविधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा हो चुका है भूतकाल में। और इसी प्रकार हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण से भी ये विनम्र विनती है कि वो भी स्वतः संज्ञान लेकर के 2010 हाईकोर्टों से इस प्रकार का यदि वो निर्देश होगा, तब जाकर के ये मोदी जी की सरकार, मोदी जी और चुनाव आयोग जो है मानेंगे और उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। तो इसलिए पुनः जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत श्री जी.वी. रमन्ना और माननीय सभी उच्च न्यायालय, माननीय सभी उच्च न्यायालय गण से ये विनती है कि इस परिस्थिति को देखते हुए वो दखल लें और उचित और आवश्यक निर्देश और आदेश पारित करके इनको जो है लोगों की जान बचाने के लिए वो आगे आए। तो ये अपेक्षा भी है, ये विनती भी है। और एक भारत का नागरिक होने के नाते इतना ही मैं कह सकता हूं कि इस तरह की महामारी में जो कि मान लीजिए चूक हुई या भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से और चुनाव आयोग से, लेकिन चूक जो है न्यायालय से भी हुई है। सिर्फ अंतिम वक्त में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने इस तरह की टिप्पणी की, उसे क्या लाभ? समय रहते कार्रवाई करिए ना। हालांकि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए लोगों की जान उसने लिया, और काफी लोग जो चुनाव की ड्यूटी में या चुनाव या चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में इत्यादि के जरिए जो लोगों की जान गई, उसका लाभ उसको नहीं मिला। लाभ तो उसी को मिला जो कि इस देश की बहुत बड़ी अभिशाप है, बहुत बड़ी जो है वो माने घोर सांप्रदायिक भी है, और लोगों में आतंक के जरिए और गुंडागर्दी और दादागिरी और माफियागिरी के जरिए जो है वो जो वोट और सत्ता जो हासिल करती है, जिसकी आदत है और जिसकी की है उसका इतिहास रहा है। तो लाभ यानी उसी को मिला। ये मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में शायद समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। और इन्हीं मोदी जी ने सबसे पहले उसको जीत की बधाई भी दिया। यही तो मोदी जी का ये सब हरकतें जो है देश के लिए बहुत कष्टकारक है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के लिए बहुत कष्टकारक है कि इतनी देश की बड़ी अभिशाप ममता बनर्जी और किस तरह से अपने जो लोगों को आतंकित करती है अपने माफिया और गुंडों के बूते पर, उसको ये बधाई देते हैं। इसीलिए तो इसी से साबित होता है कि मोदी जी की संवेदनशीलता जो है वो कभी भी अवाम के प्रति नहीं होती है। अवाम के प्रति तो सिर्फ दिखावा है। ये हमेशा जो है सत्ता की गणित लगाते हैं कि भाई जो ममता बनर्जी से गाली भी सुन लो, सबके सुन लो, अब और ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है अत्याचार भी होने दो पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहनों के ऊपर, अपनी ही पार्टी के मतलब अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी अत्याचार होने दो। लेकिन ये ममता बनर्जी बहुत काम की है और जो है वो 2024 में काम आएगी और जो है विपक्षी एकता को तोड़ करके मोदी जी को सत्ता दिलाएगी। तो इतना जिसका घिनौना यानी मंसूबा है, यानी मतलब आवाम की कोई चिंता नहीं, और सिर्फ सत्ता के लिए जो है ममता बनर्जी जैसे लोगों को पालना जो है वो किस कदर जो है ये अवाम विरोधी और देश विरोधी ये सोच है उस मोदी जी की, जो कि ऊंचे मंच से कहता रहता है कि सबका साथ सबका विश्वास।
तो मोदी जी जान लीजिए, सबका साथ सबका विश्वास तो हो नहीं सकता। आपको सिर्फ ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव इत्यादि लोगों का ही साथ भी रहेगा, विश्वास भी रहेगा, आवाम का नहीं रहेगा। आवाम को तो आप छल कपट करके जो है वो जो वोट जो है छीन ले जाते हैं। तो इसीलिए इस संबंध में हमारे जितने भी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं और माननीय उच्च न्यायालय गण हैं, उनसे विशेष विनती है कि इसमें उचित संज्ञान लें और उचित आदेश पारित करें। भारत सरकार को और श्री मोदी जी को भी, और चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कल एक समाचार बहुत चल रहा था कि कोई इत्र बनाने वाला कोई व्यापारी है कानपुर का, पीयूष जैन, उसके घर से 1 से 50 करोड़ के आसपास सीधे नकदी या कैश मिला। जाहिर तौर पर कि वो कैश जो है इसी चुनाव में चुनाव में लोगों में पैसे बांट करके वोट खरीदने के लिए, यानी वोट को मैनिपुलेट करने के लिए। इस संबंध में हम बता दें कि जब मैं मंत्रालय में था तो हमारे अधीन कुछ अधिकारी बता रहे थे, और ये बिल्कुल सही बात है, अधिकारी बता रहे थे कि साहब हमने देखा है बचपन में, मैंने वो बुढ़े हो गए, बुढ़े थे हमारे अधीन अधिकारी, तो कह रहे कि हमने अपने यानी देखा था बचपन में कि यही जो पार्क होटल है दिल्ली में वो भी कनॉट प्लेस, तो कनॉट प्लेस में जो है रीगल एक स्थान है, रीगल तो रीगल में एक पार्क होटल है। यही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी काफी छोटे थे, बच्चे थे, मान लीजिए वो 20-22 साल के हों, ट्रंक भर करके कैश रखते थे इन्हीं कांग्रेसियों के लिए कि कहाँ इस कैश को ले जाना है और दे देना है, वो बांटने के लिए। तो चुनाव कैश के द्वारा खरीदने की एक आदत रही है जेएनपीसी की, और वही आदत दूसरी पार्टियों में भी व्याप्त हो गई। खास करके जो इसी जेएनपीसी का जो चेला है, समाजवादी पार्टी का वही है, वो पीयूष जैन भी है। तो ये समाजवादी पार्टी भी लोगों में पैसे के बल पर वोट खरीदने की ये साजिश जो है वो रच रही थी, जिसका कि और किस परंपरा के अधीन, जिस तरह से ये जेएनपीसी या कांग्रेस हमेशा से कैश के बल पर, नकदी के बल पर, यानी लोगों का वोट जो है वो छीनती रही। अब देखिए वोट को किस तरह से तिकड़म से उसको हथियाना, ये जेएनपीसी की परंपरा रही है, जेएनपीसी का इतिहास है। और जब ये इस तरह से चुनाव जीत लेती थी तिकड़म करके, नकदी तो एक पहलू है, फिर पोल को रिग करना, गड़बड़ी करना, बैलेट बॉक्स जो है वो बदल देना, बूथों पर जबरदस्ती जो है वो जो ठप्पे वो लगवाना, बाहुबल धन बल के द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करना, चुनाव आयोग को बिल्कुल वो बंधक बना के रख देना। ये 50-60 सालों से इसकी परंपरा रही है। तो लोकतंत्र वास्तव में कभी भी इस जेएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के अधीन कभी सुरक्षित तो रहा ही नहीं। लोकतंत्र हमेशा खरीदा गया, लेकिन खरीदने के बाद घोषणा करते थे, ये सब घोषणा करते थे ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जेएनपीसी जो है वो हर तरह से इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है,
और चुनाव को किस तरह से हाईजैक कर लेना है, उसका अपहरण कर लेना है, ये हमेशा से ये करती आ रही है। धन बल, बाहुबल और माने गुंडों और माफियाओं के बल पर, और इस तरह से वो कैश बांट करके और पूरा जो है कुल मिलाकर के जो है चुनावी प्रक्रिया, चुनाव और लोकतंत्र को हमेशा ये हाईजैक करती रही है, उसका अपहरण करती रही है जेएनपीसी। तो उसी के पद चिन्हों पर ये समाजवादी पार्टी भी वो जान गए कि किस प्रकार से चुनाव का अपहरण किया जाता है। चुनाव आयोग तो महज एक मूक दर्शक है, डम्ब स्पेक्टेटर है वो, और स्पाइनलेस है। हालांकि ये जब वो पीयूष जैन पकड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के लोग माने काफी बेहया किस्म के हैं। ये वो कह रहे हैं कि ये इस पीयूष जैन से मेरा कोई संबंध नहीं। और ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पीयूष जैन कौन है, अखिलेश यादव कौन है, मुलायम सिंह यादव कौन है, और इसी पीयूष जैन का जो वो इत्र बनाता है, इत्र की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसी के इत्र से इन समूह ने काफी जो है समारोह में उसका वो वो उद्घाटन किया। उसी पीयूष जैन के इत्र से ही तो इस तरह से इनकार करना, झूठ बोलना तो इनकी आदत है। अब देखिए, जो ये सब झूठ बोलते हैं, पहले भी बताया गया है और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि जहां एक और भारतीय आवाम ताकत दल पूरे देश में और अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि और इखलाक, मोहब्बत, प्रेम सभी को लाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी इसमें शामिल हो रही है, इसमें अपने यकीन को, अपने विश्वास को व्यक्त कर रही है, बढ़ा रही है। एक और तो यानी ये प्रयास है। दूसरे, ये जो समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जो अधिकांश जो है राजनीतिक दलों के वेश में है, तो वो इस मुहिम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती हैं। तो तमाम तरह, हालांकि अभी भी भारतीय जनता दल का कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं है। अभी इसको वो सामने चुनाव आ रहा है, चुनाव में कैंडिडेट भी खड़े करने हैं, चुनाव भी लड़ना है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है हमारे अपनी आदरणीय भारतीय आवाम पर और उसकी ताकत पर। और उसकी ताकत के आगे ये जितनी भी देश विरोधी, समाज विरोधी या समाज में विघटनकारी ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के रूप में, और जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस और कांग्रेस के रूप में, तो इनकी कोई औकात नहीं है। सारी ताकत जो है हमारे आदरणीय भारतीय आवाम की है। और इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि हमारी आदरणीय भारतीय आवाम एक हो, भारतीयता के आधार पर। अब देखिए, ये मोदी महोदय सिर्फ जो है वो पीयूष जैन को पकड़े। मोदी महोदय से ये भारतीय जनता दल का एक सवाल है कि 150 करोड़ अब तो आपने कैश पकड़ लिया और दिखाया, मैंने जरूरी भी है, ऐसा कुछ नहीं कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है मोदी महोदय कि जो 190 लाख करोड़
अब बताइए 190 लाख करोड़ के आगे 150 करोड़ की क्या विसात है। तो भारतीय जनता दल पूछ रहा है कि भाई जिसके नाम से 190 लाख करोड़ का काला धन है और वो काला धन लाने का आपने 2014 में वादा किया था और इस देश की आवाम ने भरोसा करके आपको वोट दिया, आपको सत्ता में बिठाया उसी काला धन लाने के लिए, तो वो 190 लाख करोड़ खास करके जो ये माँ बेटे के नाम से है काला धन जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से, उसको आप कब लाएंगे? उस पर आप क्यों चुप है? ये महज जो है पीयूष जैन फलाने ढकाने पर करके आप जो है उस पाप को क्यों छिपा रहे हैं जो कि और सिर्फ जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही नाम से जो है 190 लाख करोड़ है। तो मोदी महोदय यह देश को बताइए आप और भारतीय जनता दल आपसे पूछ रहा है। बहुत आप बोलते हैं ना कि ना हम किसी को खाने देंगे ना खुद खाएंगे, और पता नहीं आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो खा लिया है उसको बचा रहे हैं आप। तो ये देश जानना चाहता है कि सिर्फ 150 करोड़ के पीछे दिखा करके 190 लाख करोड़ वाले जो है काला धन को क्यों छिपा रहे हैं आप? उसको कब आप लाएंगे? इसके लिए भी तो मुंह खोलिए आप। और यही नहीं, ये तो सिर्फ माँ बेटे के नाम से है आज काला धन जो है वो 190 लाख करोड़। पूरी जेएनपीसी के जमाने में जो काला धन है जो कि लूट करके अपने देश को लूट करके विदेशी बैंकों में जो जमा है मोदी महोदय, और आप जानते भी होंगे, यह तो भारतीय जनता दल अपनी आवाम को अपने आदरणीय आवाम को बता रहा है कि इस जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के वक्त में जो लूटे गए लूट करके जमा किए गए काला धन जो है 1200 लाख करोड़ का है। तो उसको कब लाएंगे आप? और क्यों आपकी जो है वो घिघी बंद है? क्यों बीजेपी वालों की घिघी बंद है? और कब तक ये देश को घुमाते रहेंगे और धोखा देते रहेंगे? कभी पीयूष जैन का 150 करोड़ का, किसी भी 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। तो हमारी आवाम जो है, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जो है वह 150 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ और ये 100 करोड़ के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। 1200 लाख करोड़ जो जेएनपीसी ने इस देश को लूट कर विदेशी बैंक में जमा किया है, उसके विषय में मोदी जी बताइए आपका क्या कहना है इस पर बताइए। और आपने वादा भी किया था। तो इस प्रकार जो है देश के जितने भी बड़े बड़े जो है भ्रष्टाचारी हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, उनको बचाना और छोट भाइयों को पकड़ करके जो है अपने इस पाप को छिपाना, इसकी तो जनता इसको देख रही है और जनता दंडित करेगी, छोड़ेगी नहीं आपको। तो देश ने देखा है कि जब भी इस आवाम को जरूरत पड़ी इन देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों से रक्षा की, तो आपने रक्षा करने की बजाय इनके हवाले ही कर दिया। सीए के नाम पर आपको पता था कि कौन हमारे भारतीय भाई बहनों, खास करके हमारे विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कौन भड़का रहा है, कौन उनके दिमाग को पॉइजन कर रहा है, और कौन उनको झूठ और अफवाह का शिकार बना रहा है, ये पता आपको है। और आपकी सरकार
और आपकी पार्टी के आपकी भारतीय जनता पार्टी के 12 करोड़ पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्या करते हैं? मुट्ठी भर जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चारनाथ चौकड़ी काकस या कांग्रेस के, मुट्ठी भर जो है वामदलों के, या ये सब जो है वो झूठ और अफवाह फैला ले जाते हैं, लोगों को शिकार बना देते हैं, और आपकी भारतीय जनता पार्टी के 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं। यह देश को कभी विश्वास होगा? इसका मतलब कि आप जानबूझ करके ये करवाते हैं। तो जब भी इस अवाम को जरूरत होती है, और कौन से अवाम है? जिसने आपको प्रधानमंत्री बनवाया, तो आप हमारी इसी मासूम और मजलूम आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को इन्हीं देश विरोधी जो ताकतें हैं, हालांकि ये इस शब्द का प्रयोग जो है बिल्कुल लाजमी लगता है हमको कि इन्हीं भेड़ियों के, हालांकि भेड़िया में कहना ठीक नहीं है, इन्हीं शिकारियों के हवाले जो है मोदी जी आप कर देते हैं। सीए पर वो हिंसा जो है वो किसने फैलाई? इसी जीएनपीसी का, नहीं, सीए के नाम पर किसने भड़काया? जीएनपीसी की सोनिया गांधी, रामलीला वो मैदान से, और इसके बाद फिर ये भड़काते गए, मैंने ये गद्दार राहुल गांधी और गद्दार जो प्रियंका गांधी, और हिंसा वो करवाई किसने? गद्दार केजरीवाल अपने जो है वो अमानतुल्लाह और वो ताहिर हुसैन से। और अच्छा, एक तो आपने बचाया नहीं, एक तो आपकी सरकार, आप सरकार में खुफिया तंत्र है, सब कुछ है, और आपकी पार्टी इतनी विशाल पार्टी, आप दावा भी करते हैं आपके पार्टी के लोग कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ वो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। तो अब वो किस लिए हैं? 12 करोड़ आपके पदाधिकारी वो अवाम के लिए नहीं है, लगता तो ये है, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, अवाम के लिए है ही नहीं, और न अवाम की वो खिदमत के लिए है। उनका वो अवाम से कोई सरोकार है भी नहीं। तो हिंसा हुई, लोगों की जाने गई, बसें जो है वो फूकी गई, और क्या क्या खतरनाक किस्म के नारे लगे कि हिंदुत्व की कब खुदेगी यहाँ पर। तो ये सारी जानकारी आपको रहती है, लेकिन आवाम को इन्हीं खतरनाक देश विरोधी ताकतों के हवाले आप कर देते हैं। जो दूसरी बार सीए के नाम पर हिंसा फैली यहाँ पर दिल्ली में, और खासकर कि बड़ा वो जघन्य वो अपराध था, तो आपने केजरीवाल को तो बचा लिया, सिर्फ दिखावे के नाम पर ताहिर हुसैन को, अमानतुल्लाह और शरजील अहमद को। यही आपका देश के खिलाफ विश्वासघात है, और इसी विश्वासघात के चलते भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम से को बता रहा है कि आप इस मामले में सबसे बड़े धोखेबाज हैं। वो जो ये वाले जीएनपीसी वाले, वाम दल वाले, समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि आप फेंकू हैं, आप झूठे हैं, आप चोर हैं, इसको तो भारतीय जनता दल वो बिल्कुल खारिज करता है। वो अपने स्वार्थ में, जीएनपीसी खुद यानी लुटेरी है, इस देश को उसने लूटा है, उसको कोई हक नहीं बनता है कहने का। अब वो बात जरूर है कि वो आरोप लगाती है, और उस आरोप को आप और आपकी सरकार और जो है आपकी बीजेपी उसको हूबहू उसको स्वीकारते हैं, ताकि लोगों को विश्वास ये हो जाए कि जो जीएनपीसी करे वो सही है, और आप जो वो कर रहे हैं झूठा है। ये भी अवसर आप देते हैं।
और शायद इस तरह का निर्देश आपको मिला हुआ है आरएसएस से। आरएसएस भी वही करती है। वो सारे अपराध जो जीएनपीसी खुद करती है उसी का आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर, और आरएसएस जो है बिल्कुल उसको उसको स्वीकारती भी है, ताकि लोगों को लगे कि भाई जो जीएनपीसी कर रही है वो सही है, और आरएसएस जो कर रहा है जो कर रहा है वो झूठा है। और तो आरएसएस के ही निर्देश पर जो है वो सारे अपराध जो जीएनपीसी करती है, देश को लूटना हुआ और देश को बांटना हुआ, लोगों में नफरत फैलाना हुआ, भेद विभेद पैदा करने हुआ, सारे पाप करती है, सारे अपराध करती है। लेकिन उसी का आरोप जब लगाती है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी सारे आरोप जो है वो जीएनपीसी के सारे आरोपों को स्वीकार करती है। ये बहुत बड़ा एक समझ लें कि विचित्र तमाशा नहीं, ये विचित्र जो है वो एक साजिश है। यानी देखिए जीएनपीसी तो पापी है इस देश के लिए, लेकिन इस पापी को बचाने वाला उससे भी बड़ा पापी है अपने मुल्क का। इसीलिए इस देश की जनता वो हिसाब जरूर लेगी, आपसे भी लेगी, और आपकी जो पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी वो उससे भी। तो इसीलिए भारतीय जनता दल का वो अवाम की जो बदहाली है उसको देखते हुए ये कहना पड़ता है कि आपके हाथों में यह देश सुरक्षित नहीं है मोदी जी। बाहरी जो सुरक्षा है वो तो ठीक है, जो हमारी भारतीय सेना सक्षम है वो सीमाओं को संभाल लेगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है आंतरिक जो है सुरक्षा के लिए, हमारी आवाम जो है वो सुरक्षित हो। लेकिन जिन देश विरोधी ताकतों के कारण जो है वो कर बरपता है, सीए के नाम पर, कृषि कानून के विरोध को लेकर के विरोध के नाम पर जो है, और किसान आंदोलन इत्यादि के नाम पर, तो अवाम जो है बिल्कुल जो है असुरक्षित महसूस करती है कि जब भी उसका समय रहता है, जब भी उसको जरूरत रहती है, आप जो है इन्हीं शिकारियों के हवाले आप कर देते हैं। तो इन बातों की इन तथ्यों की वो पृष्ठभूमि में बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका ये कहना कि सबका साथ सबका विश्वास ये हो नहीं सकता। आपको साथ और आप पर विश्वास जो है सिर्फ यही जो माने चर्चा हैं, सबसे पहले राहुल गांधी को विश्वास है आप पर कि आप उसको पूरी जो है सहूलियत देंगे, यानी देश को लूटने के लिए भी और देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी। तो इसलिए अब मैंने इन तथ्यों के पृष्ठभूमि में या प्रकाश में या बैकग्राउंड में आपका ये कहना कि सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा, इसीलिए तो इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता दल कहता है कि ये निरा धोखा है, और उसके साथ धोखा आप कर रहे हैं जिसने वोट देकर के आपको प्रधानमंत्री बनवाया। तो ये जो है वो ऐसा दूसरे शब्दों में यह एक तरह से जो है एहसान फरामोशी भी है। और जीएनपीसी कितनी खतरनाक है पहले इसका अंदाज आप कर लीजिए। जो जिस जीएनपीसी को आप बचा रहे हैं, जिस राहुल गांधी को बचा रहे हैं, उसका अंदाज कर लीजिए कि ये जीएनपीसी इस मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है। नेहरू को आप बचा रहे हैं। नेहरू शुरू से हमेशा ये नेहरू और गांधी मिलकर के हमेशा जो है एक तो इन सबों ने जो एक फौज बना रखी है, चाटुकार इतिहासकारों का, चाटुकार मीडिया का, जो फौज जो इसकी फौज है जीएनपीसी वालों की, चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह है, चाटुकार मीडिया का एक गिरोह है,
चाटुकार पत्रकारों का गिरोह है, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, खान जो है वो लुटियन और खान मार्केट गिरोह है। इसके द्वारा इन सबों ने क्या किया है कि जितनी इनकी गद्दारियां रही हैं मुल्क के खिलाफ, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन सबों ने जो जो गद्दारियां की उसको ढकना और एक झूठी जो और एक रचित फैब्रिकेटेड कंकॉक्टेड जो है एक कहानी वो बना करके इनकी झूठी जो है ये मनन न हो तो बताया जाए। जो मोहनदास करमचंद गांधी जो है आकर के यानी 1914 में ये कहता हो कि मैं अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं और भारत के नौजवानों को, नवयुवकों को भी चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सरकार से वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी दिखाएं। तो मोदी जी बताइए कि यह मोहनदास करमचंद गांधी कितना बड़ा गद्दार है कि जिस अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते जो है हमारे जो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय जो है शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह इत्यादि लोगों ने प्राण दे दिया, उसी के प्रति ये भक्ति दिखाता है मोहनदास करमचंद गांधी। और अपने देश के नौजवानों को भी कहता है कि आप भी जो है वो वफादारी दिखाइए और अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए ताकि उसको प्रथम विश्व युद्ध में सहायता उसकी की जा सके। तो बताइए तो मोदी जी आप भी बताइए कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़कर के गद्दार कौन होगा। और अंग्रेजों के और अंग्रेजी सरकार जो है अपने चमचों को दो तरह का खिताब दिया करती थी, राय बहादुर और नाइटहुड। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी को राय बहादुर वो मिला हुआ था, तो ये चमचा था। तो कैसे मान लेते कि इसने वो आजादी की लड़ाई लड़ी। वो जो है एक सांप्रदायिक किस्म का वो आंदोलन चल रहा था, वो टर्की के खलीफा को लेकर के 1919 में शायद, हाँ 1919 में, यानी कुछ कट्टरवादी होते हैं भारत में, वो कहीं भी घटना बाहर होगी, टर्की में होगी, सऊदी अरेबिया में कहाँ होगी, उसको लेकर के भारत में ही जो है वो तूफान मचाते हैं। तो टर्की की बात को लेकर के, टर्की की खलीफा को लेकर के यहाँ खलीफत आंदोलन चल रहा था। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस खलीफत आंदोलन का नाम बदल कर दिया खिलाफत आंदोलन, और उस खिलाफत आंदोलन को कह दिया ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है और यही हमारा आजादी का भी आंदोलन है। तो मोदी जी बताइए कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके गद्दार कौन होगा। उसको आप यानी ये जेएनपीसी तो अपने ढाल के लिए, अपने शील्ड के लिए उसको राष्ट्रपिता बनवाया, क्या क्या बनवा दिया। आपकी कौन सी मजबूरी है। और ये सब जो है, जो ये कुनबा था मोहनदास करमचंद गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का, ये सब हमेशा कभी भी आजादी की मांग भी नहीं की है। इसको भी मोदी जी आप जान लीजिए, इन सबों ने कभी भी आजादी की मांग किया ही नहीं। हमेशा जो है डोमिनियन स्टेटस मांगते रहे, और डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि अंतिम शक्ति जो है वो अंग्रेजों की रहेगी, इंग्लैंड की रहेगी, ब्रिटेन की रहेगी। उसके नीचे जो भी व्यवस्था आप चलाना चलाएं, लेकिन अंतिम शक्ति वो इंग्लैंड के पास रहेगी। तो वही लेवल वो कहलाता है डोमिनियन स्टेटस। तो यही मांग रहे थे भाई कि अंग्रेजों का आधिपत्य वो बना रहे। लेकिन फिर भी कुछ वक्त के लिए हमारे जो परम आदरणीय
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे, तो वो हमेशा इसका विरोध करते थे कि नहीं भाई, हमको जो है ये पूर्ण रूप से इन अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से। तब जो है वो पूर्ण तब जब यही मांग जो उस कांग्रेस में पूर्ण स्वराज के रूप में उठी, तो फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने वो अवसर जो है सुभाष में, हालांकि इसकी मांग किसने उठाई? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन वो भी अवसर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो अवसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से छीन करके इसको दे दिया गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, और फटाफट उसी को अध्यक्ष वो बनवा दिया। और जो है वहाँ 1929 में 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, नहीं वो 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को जिसने वो अध्यक्ष बनवा दिया था कांग्रेस का, तो घोषणा करवाया, घोषणा करवाया पूर्ण स्वराज की, जो कि ये दोनों के दोनों गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कभी भी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे। ये हमेशा मांग करते थे डोमिनियन स्टेटस की। हालांकि जिसमें उसी वक्त आया था सामन कमीशन भी आया था, तो सामन कमीशन भी डोमिनियन स्टेटस लेकर के, डोमिनियन स्टेटस की ही बात लेकर के आया था वो। तो इसको भी गौर से देखिए कि ये जो दुगड़ी थी या डुओ, ये दोनों गद्दारों की, मोहनदास करमचंद गांधी और जो है यो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू, ये हमेशा जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग करते रहे। पूर्ण स्वराज की अवधारणा और जोड़ देने का काम किए थे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उनका मुद्दा छीन करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो मौका भी उनसे छीन लिया, और तुरंत जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा कर उसी के द्वारा जो है वो घोषणा करवाया। तो इतने बड़े धूर्त धोखेबाज थे सब कि जब भी कोई लोकप्रिय मुद्दा हो तो छीन करके अपने चमचों से उसकी घोषणा करवाना। और मोदी जी ये भी जान लीजिए कि जब ये फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद जो है वो सुखदेव को, तो पूरा देश उबल रहा था इनके फांसी के खिलाफ, और मांग यही रहती कि भाई, और मांग यही थी उसमें कि भाई गांधी महोदय आपकी तो बात होती रहती है वो अंग्रेजों से या अंग्रेजी जो है वो जो वायसराय से, तो आप जाकर के वो निवेदन कर दीजिए कि भाई कि इन तीनों की फांसी रुक जाए। और अंग्रेज माने न माने बात दूसरी है। तो पहले तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी झूठ बोलता रहा, बहाने करता रहा कि अरे यदि फांसी होती है तो एक भगत सिंह के स्थान पर सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे, तमाम तरह की बात। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर से भी यही मांग उठने लगी, और बोरा के बोरा चिट्ठियां, उसमें तो न तो मोबाइल था न तो फोन था, सिर्फ एक ही माध्यम था, चिट्ठी। तो बोरा बोरा जो है वो चिट्ठियां आने लगी, तो इससे कांग्रेस भी घबरा गई कि उसका क्या हाल होगा। और कांग्रेस के अंदर से भी ये मांग उठने लगी कि इस गांधी को जाकर के बात करनी चाहिए। और तीसरी बात हो गई कि इसको चलते भगत सिंह की जो शहीद आजम भगत सिंह की लोकप्रियता वो आसमान पर जा रही थी, और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जो भी इसकी वो राजनीतिक पूंजी थी, तो उसकी लोकप्रियता जो है वो नीचे धस रही थी। तो अब इन्हीं बातों को देख करके वो सख्ते में आया और गया वो।
और वहां जाकर के जिसको जिसको इस देश की जनता और कांग्रेस भेजी थी कि जाकर के फांसी रुकवाने के लिए बात करो, तो वहां जाके क्या कह रहा है कि अरे भाई ये लोग जो है भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, और इनको यदि कुछ हो गया बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा अपहीवल या विप्लव हो जाएगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे आप। तो ऐसा करिए कि गुप्त रूप से इनको मारना होगा। तो जो आप फांसी सुबह आप लगाते हैं वो जो है सुबह को नहीं, शाम को ही, और किसी को पता नहीं चलेगा, और सुबह होते होते उस लाश को इधर उधर आप जो है वो डिस्पोज कर दीजिए, तब तक जो है मामला जो है ठंडा हो जाएगा। ये सलाह दे के आया कि जिसके लिए पूरा देश कांग्रेस कर रहे थे कि जाकर के हमारी इनकी जान बचाइए, फांसी रुकवाइए, जाके सलाह दिया कि उनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए। तो मोदी जी बताइए कि हमारे देश में ये मीर जाफर, जयचंद जैसे गद्दारों का नाम आता है, तो क्या उन सबों की जो गद्दारी और इससे मोहनदास करमचंद की गद्दारी की तुलना करिए। आपको जानना चाहिए कि इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के आगे वो जयचंद और मीर जाफर की गद्दारी तो बहुत बौनी हो गई ना। तो तब भी आप उसे जीएनपीसी के बनाए हुए राष्ट्रपिता को फिर भी पूज रहे हैं आप। जीएनपीसी तो अपने स्वार्थ में, अपने बचाव के लिए, अपने शील्ड के लिए जो उसको राष्ट्रपिता, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, जो कि खुद जो है बहुत ही झूठा था। वो मोहनदास करमचंद गांधी वो गद्दारी नहीं था, झूठा भी था, विश्वासघाती भी था। तो उसको आप पूछ रहे हैं। और देश का विभाजन, आपकी पार्टी निकाली है ना कि वो विभाजन विभीषिका, देश का विभाजन जो है वो भी आजादी के देश की आजादी के नाम पर इतनी बड़ी त्रासदी और इतना बड़ा नरसंहार भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ये मोहनदास करमचंद गांधी बराबर नाटक करता रहा कि वो उसको पता था कि भाई ये कि असली जो है मैंने लोकप्रिय हैं पटेल जी हैं। और तब तक इसी बीच में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूसी शासकों के द्वारा जो है लगभग 1945 के ही आसपास जो है रूसी शासकों से मिलकर के हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है रूसी शासकों से मिलकर के रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में किसी जेल में निर्मम यातनाएं देकर के वो मरवा दिया था। और उसी ने एक झूठी कहानी बनवाई ताकि किसी का भी ध्यान इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की साजिश की ओर न जाए। तो एक झूठी कहानी बनवाई कि नेताजी का वो नेताजी तो जो है वहाँ से जापान से आ रहे थे रंगून या अंडमान निकोबार के लिए, और उनका जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया ताइवान या फॉर्मोसा के पास, और जो है उसी हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की कहानी वो रचवाया। तो और मोदी जी जानिए कि उस कहानी पर लोगों का विश्वास हो, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहनवाज से जो है उस पर ठप्पे भी लगवाए कि हाँ भाई ये जो माने
ये जो वाकयात है कि नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है, ये बात सही है। और यही नहीं, फिर इस जेएनपीसी वालों को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है भाई जो कि ये देश की जनता बहुत व्यग्र थी, बहुत व्याकुल थी, आतुर थे कि आखिर भाई ये इस तरह की बात जो कही जा रही है वो माने काबिले यकीन नहीं है। तो फिर उसकी बेटी जो है, जो गद्दार इंदिरा गांधी ने फिर एक जो है वो इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए रिटायर्ड जस्टिस खोसला बिठवाया इसने, और उसने भी इस झूठी और रचित कहानी पर ठप्पा लगाया उस इंक्वायरी कमीशन ने, खोसला वाला। लेकिन देश को चैन नहीं था। देश जाने चूंकि इतने लोकप्रिय थे और इतने बड़े देशभक्त थे, तो उनकी मृत्यु की सारी बातों को ये सारे जेएनपीसी वाले ढक रहे थे। मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जज के इंक्वायरी कमीशन के द्वारा, कभी इसके द्वारा। तो फिर एनडीए की सरकार थी, एनडीए की तो आपकी सरकार भी है। तो जो एनडीए की सरकार जो है वो 1998 से लेकर 2004 वाली जो थी, उसी के दौरान जो है किसी ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका, एक रिट जो है वो रिट पिटीशन या याचिका उसने दायर किया, और तो पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने एनडीए गवर्नमेंट को आदेश दिया कि भाई फिर से आप जांच करवाइए। तो संजोग से तीसरा कमीशन, मुखर्जी कमीशन, तो मुखर्जी साहब भी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। तो उन्हीं की चेयरमैनशिप में तीसरा कमीशन बैठा, और देश को बहुत एहसानमंद होना चाहिए, बहुत शुक्र गुजार होना चाहिए कि कम से कम मुखर्जी कमीशन ने ये कहा कि ये जो कहानी है कि नेताजी की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, ये कहानी सही नहीं है। यहां तक तो देश जानता है। लेकिन अभी भी मोदी जी अभी भी उस जवाहरलाल नेहरू को आप जो है वो गद्दार नहीं मानते। प्रश्न ये है, और अभी आगे आने वाले एपिसोडों में सविस्तार से बताया जाएगा, और मैं बताऊंगा कि ये मोहनदास करमचंद गांधी खास करके आजादी के नाम पर सत्ता हस्तांतरण के समय में किस तरह से ये देश को बांटा, और क्या क्या झूठ बोलता रहा, और क्या क्या इसने विश्वासघात किया लोगों के साथ। और ये जान लीजिए कि ये तथ्य जो है, अब किन कारणों से मैं नहीं जानता, अब तक कोई भी पार्टी जो है इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी गद्दारी के विषय में इस तरह से किसी ने कहा नहीं था। लगभग मैं मानता हूं और कि ये पहली बार ये आवाम के सामने जो है इस तरह के तथ्य आ रहे हैं। तो देश तो देश को बांटने वाला यही दोनों थे, मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और देखिए इन सबों की साजिश कि ये सब जो है, इसका इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे मढ़ते हैं। तो ये सारी बात, और अब तब भी आप जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को आप पूज रहे हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आप पूज रहे हैं। समझ जाइए कि कितना बड़ा अपराध। अब यदि आप कहते हैं कि हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, और जो है और डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, और जो है वो एक्सप्रेस वे का नेटवर्क, हाईवेज का नेटवर्क, और जो है सीमाओं पर जो चीन की सीमा पर जो है वो रेलवे नेटवर्क,
और जो है रोड का नेटवर्क सब सही है। भारतमाला, सागरमाला, लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल नोड, तमाम तरह की बातें हैं। और जो वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वो रेलवे कोचेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, और जो है और कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है वो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट, सब कुछ है। लेकिन मोदी महोदय और भी तरह की टेक्निक जो है वो हाइपर लूप की एक टेक्निक आप ला रहे हैं। ये सब सही है, लेकिन सब ये बिल्कुल बेकार है। इसकी चकाचौंध में आप जो है उस पाप को ढकना चाहते हैं, जो कि जेएनपीसी कितनी खतरनाक है। और उसके पाप को ढकने के लिए अब जो है जनता जो है उस चकाचौंध में इनको भूल जाए। और एक बात मोदी जी अब याद रखिए, हमेशा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और आज मैं हूँ और कल को मैं नहीं रहूँगा, और आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे महात्माओं ने कुछ बात कही है, इसको आप जान लीजिए। हमारे एक जो है वो गोस्वामी तुलसीदास थे, और कई विशेषताएं उनकी हैं। एक तो हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, और समाज सुधारक भी थे, और इस समाज के लिए कुछ अनमोल बातें भी, यानी समाज को कैसे राहत मिलेगी, अनमोल बातें भी वो बोल के गए थे। तो सरकार का धर्म होता है कि जो आवाम जो है उसको चुन कर भेजती है सत्ता में, वो उसके सुख के लिए काम करे, कि कैसे वो सुखी हो। आपका ये कहना है कि थोड़ा सा वो उज्ज्वला कर दिया, सबको मकान दे दिया, फलाने दे दिया, उज्ज्वला में सिलेंडर दिया, नहीं उज्ज्वला में चूल्हा दे दिया, तो सिलेंडर को महंगा कर दिया, कोई और कुछ वो राशन बांट दिया। अब राशन कोरोना की अवध में तो ठीक था, लेकिन आप जो है उसको चुनाव तक खींच रहे हैं ताकि आपको वोट मिले। तो ये आपकी मंशा है। तो ये सब उतना यानी मतलब का नहीं, मतलब कि ये है वो जो हमारे जो महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि आवाम के सुख के लिए जरूरी है लोगों में सुमति होना, वही असली सुख है। तो उन्होंने कहा था कि जहां सुमत है संपत्ति नाना, और जहां कुमत है विपत निधाना। उन्होंने ये कहा है कि भाई लोगों में सुमत हो। आप देख रहे हैं ना कि कितनी तक मैं कह नहीं पाया, वो धर्म संसद करके यानी क्या वो झर उगल रहे हैं। इसी भारत की धरती में वो सब कह रहे हैं कि शस्त्र उठाओ, वो जो है मुसलमानों के खिलाफ। बताइए, आपके संरक्षण में ये सब हो रहा है। यानी ये सोच करके यानी मन कितना जो है मन में कितना क्षोभ आता है और कितना गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि यानी वो धर्म संसद, अरे चाहिए कि उन सारे जो वो पाखंडी किस्म के साधु संत हैं उनको बंद करके, और यदि उनकी पात्रता बनती है देश के बाहर करिए उनको, और उनकी हैकड़ी अब निकालिए उनको। बताइए, एक हमारी जो है वो भारतीय संसद है, इसके समानांतर जो है वो बोलते हैं कि धर्म संसद, और धर्म संसद के नाम पर फिर वो जब गणना क्या कहते हैं, हथियार उठाओ जो इनके खिलाफ। अरे इन दुष्टों को सबक सिखाना है, तुमको हथियार उठाना ही है तो जेएनपीसी के खिलाफ उठाओ ना, वामपंथियों के खिलाफ उठाओ ना, समाजवादियों के खिलाफ उठाओ ना।
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कौन बैर है जी? और उसी के देखा देखी ये गद्दार है वो असदुद्दीन ओवैसी। तो इन सारे देश के जो जितने भी धर्म संसद में शामिल थे वो देश के घोर गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। तो मोदी जी अब आपसे भी अनुरोध है, और जो उत्तराखंड में हुआ था, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, योगी आदित्यनाथ से भी अनुरोध है कि इन सारे गद्दारों को इकट्ठा करिए और भेज दीजिए बाहर। इनकी हैकड़ी जो है वो निकल जाए, और हैकड़ी इसकी भी निकालनी है, वो असदुद्दीन ओवैसी की। ये भी बहुत बोलता है ये। तो जरूरत इस बात की कि जितने भी समाज में नफरत फैलाते हैं उनको कुचलने की आवश्यकता है, और वो भी बेरहमी से। हमारी जनता इतनी परेशान है, और बराबर जो है कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से वो नफरत वो फैलाना, और नफरत फैला करके वोट लेना। तो ये सबसे अधिक समझ जो है हमारी जो भारतीय अवाम है उसका समझना चाहिए कि ये देश विरोधी ताकतें हैं। आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होइए, नहीं तो ये सब कुछ करते ही रहेंगे। तो यदि इसका इस तरह का झेलना बंद होना चाहते हैं, यानी बंद हो ऐसा चाहते हैं, तो आप सभी को भारतीयता के आधार पर एक होना पड़ेगा। कोई जेएनपीसी का चमचा आके के वो भारतीय जनता दल से कह रहा था कि ये सर जो है भारतीयता की बात करते हैं। हमने भारतीयता पहले लगा दी थी संविधान में भारत शब्द जो है वो नेहरू ने जोड़ करके। अरे नेहरू की गद्दारी देखो भाई जेएनपीसी वालों, नेहरू की गद्दारी देखो। अब उसका एक भारत शब्द जो है भारत के संविधान के शुरुआती में एक वाक्य है। भारत के संविधान में एक शुरुआती वाक्य है कि इंडिया दैट इज भारत ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वहां पे एक भारत शब्द लिखवा दिया, इसलिए वो भारतीयता हो गई उसकी गद्दार नेहरू की। तो नेहरू की गद्दारियों की बात जो है वो ये बताता है, माने भारतीयता तो लानी है, इसकी आवश्यकता भी बताता है। लेकिन खास करके जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों का भी खुलासा जो है भारतीय जनता दल करता है अपनी आवाम के लिए कि इनसे भी सावधान हो जाइए, और इन देश विरोधी ताकतों से भी सावधान हो जाइए, और इनको सारी देश विरोधी ताकतों को जो है नष्ट में नाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध होइए, कटिबद्ध होइए। तब जाकर के कुछ आराम मिलेगा आवाम को भी, देश को भी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।